बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मोहम्मद असद के ऊपर मुरतब की गई इस सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत के अंदर दोबारा हाज़िर हूँ। वो सामीन जिन्होंने पिछली किस्त से इस्तेफ़ादा नहीं किया, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दोबारा रीट्रेट करता हूँ, दोहराता हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर हम इस एपिसोड्स के अंदर ये चीज़ देखेंगे कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो हमने क्यों खोई। आया ये कलेक्टिव फेलियर हुआ था या कि किसी एक इनफरादी फ़र्द की परफॉर्मेंस या उसकी वजह से ये नाकामी हमें मिली कि आज 80 साल गुजरने के बाद हम इस इस्लामी नज़रिए से उतने ही दूर खड़े हैं जितने दूर उस पाकिस्तान को मिलने से पहले खड़े थे। तो इस सिलसिले में चूँकि मोहम्मद असद का बुनियादी और कलीदी किरदार इसलिए बनता है कि वो इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बनाए गए थे और उनका काम ये था कि उन्होंने वो तमाम ज़वाबत और तरीक़ाकार का तयन करना है जिसके अंदर पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट के अंदर बनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर ये देखा इंतहाई अथेंटिक रिसोर्सेज और अथेंटिक जो सबूत है उनके साथ के बुनियादी तौर के ऊपर मोहम्मद असद एक कादियानी था और वो कादियानी जो अकायद है उनकी तरवीज करता रहा और अपने आखिरी जो उसने तफसीर लिखी कुरान की, मैसेज ऑफ कुरान, उसके अंदर भी उसने अपने कादियानी अकायद को भरपूर उनको जगह दी, जिसकी वजह से जमहूर मुसलमानों ने वो तफसीर नॉट रिकमेंड कर दी और इवन सऊदी अरेबिया ने उसकी तमाम जिल्दें जलाने का भी हुक्म दे दिया, हालांकि सऊदी गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही थी। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं जो उनकी किताब है जिसका ये मैं मुताला कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ में मौजूद भी है, होम कमिंग ऑफ द हार्ट, जो बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी है 1933 से लेके ऑनवर्ड जो उनका पाकिस्तान में स्टे था एंड देन 1992 तक जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त तक की ये किताब है। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर मेन बुक है रिलेटेड टू सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान की क्रिएशन, उसके बाद जो फॉरेन सर्विस में ज्वाइन की उस वक्त तक की। तो इसमें जो उन्होंने बातें की हैं, मैंने उनके अंदर बेशुमार ऐसे गलत बयानियाँ नोट की हैं जो इस लायक हैं कि आप तक ये बताई जाएं और हमें ताकि पता चले कि उस बंदे का करैक्टर क्या था। तो सबसे पहले वो पेज नंबर 26 के अंदर ये बात करते हैं कि उनको डॉक्टर अब्दुल गनी जो थे उन्होंने फोर्स किया किंग साउद के पैलेस के अंदर कि आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर तशरीफ़ लेकर आएँ। अभी ये डॉक्टर अब्दुल गनी कौन है और इनका वो क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम अगली किस्त के अंदर आपको बताएंगे इन डिटेल के साथ। अभी मैं सिर्फ आपको इख्तिसार के साथ ये बताता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल गनी बेसिकली जलालपुर गुजरात जो पाकिस्तान में मौजूद है, सूबा पंजाब के अंदर, वहाँ से बिलोंग करते थे। वेरी ब्रिलियंट पर्सन और इनको अफ़गानिस्तान का सर सैयद अहमद खान कहा जाता है और 1883 में ये स्कॉलरशिप के ऊपर बरतानिया में गए थे, बरतानवी स्कॉलरशिप के ऊपर, और बरतानिया ने इनको बुलाया। वहाँ पे ये जो है मेडिकल की तालीम इन्होंने हासिल की, हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ पे जाके उन्होंने स्पीचेस की। बाद में जाके उन्होंने स्कॉलरशिप के दौरान ही एंटी जो है ब्रिटिश तकारीर की जिसकी वजह से इनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। तो मोहम्मद असद अपनी इस किताब के अंदर लिखते हैं कि उनको जो वो थे अमीर हबीबुल्लाह ख़ान मिले वहाँ पे और उन्होंने उनको कन्विंस किया है और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर डॉक्टर अब्दुल गनी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर गए। जबकि हकीकत में ये है कि जब उनकी ये स्कॉलरशिप जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो बरतानवी हुकूमत ने ड्रॉप की, तो ये जो हबीबुल्लाह ख़ान है, इनके जो फादर थे अमीर अब्दुर्रहमान, उन्होंने इनकी वो स्कॉलरशिप दोबारा अफ़गानिस्तान के ख़र्चे के ऊपर कंटिन्यू करवाई। वहाँ पे उन्होंने डिग्री की और फिर अमीर अब्दुर्रहमान के कहने के ऊपर ये अफ़गानिस्तान में गए। हालांकि जब उनकी ये स्कॉलरशिप कंप्लीट होगी तो बरतानिया ने उनको ये ऑफ़र की थी कि आप जो हैं सेक्रेटरी लग जाएं, जो इंडिया का वाइसराय है, जो बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट थी, इक्वलेंट टू पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, आप समझ लें बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट थी, वो उन्होंने ठुकरा दी और फिर ये अफ़गानिस्तान में चले गए। वहाँ पे जो अमीर अब्दुर्रहमान है उसके साथ ये काम करते रहे और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वहाँ पे एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर काम किया। और अमीर अब्दुर्रहमान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो ड्यूरेंट लाइन थी वो इनकी उस वक्त ये अमीर थे अफ़गानिस्तान के, जब ये ड्यूरेंट लाइन बनी तो इन्होंने अपनी ये वाली सरहद भी सिक्योर की। उसके बाद अपनी रशिया के साथ जो सरहद थी वो भी अमीर अब्दुर्रहमान के दौर के अंदर सिक्योर हुई। फिर उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर जो काम करना था उसके लिए इनको पसंद किया डॉक्टर अब्दुल गनी को और ये डॉक्टर अब्दुल गनी वहाँ पे गए, वो काम करते रहे।
अब्दुर्रहमान के इंतकाल के बाद जब उनका बेटा अमीर जो है हबीबुल्लाह खान बने, तो अमीर हबीबुल्लाह खान का जिक्र उन्होंने किया है, हालांकि ये बात वो उस कंटेस्ट के अंदर नहीं आती है, ये बात गलत है। इसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट एक गलत बयानी है वो ये है कि इन्होंने सफ़ा नंबर 69 के अंदर ये बात की कि जब ये कश्मीर से वापस आए तो लाहौर में वापस आए, तो पहली दफ़ा जब इनकी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई लाहौर में, जो है रिटायर्ड सेशन जज चौधरी इलाही बख्श के घर में, तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल ने इनको मुखातब किया और इनको ये कहा कि मैंने आपकी जो किताब है इस्लाम एट द क्रॉस रोड उसका मुताला किया है और मुझे वो आपकी किताब बड़ी पसंद आई है, बट मैं उसमें जो आप इज्तिहाद की बात करते हैं तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। वर्ड्स जो उन्होंने लिखे हैं वो ये हैं कि आई डिसएग्री विद योर कॉल फॉर अ न्यू इज्तिहाद, इन इटसेल्फ इज्तिहाद इज सर्टेनली सैलिटरी एंड नेसेसरी, बट इट इज़ अ डेंजरस एट अ टाइम ऑफ डेकेडेंस, अ टाइम लाइक आवर्स, बिकॉज इट कुड लीड टू अ chaotic divergence of views about Islam and so a still greater disruption of our social fabric. तो इसमें आगे ये कहते हैं कि आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक एंड ब्रोक विद सम वेहमेंस इनटू हिज डिस्कोर्स, but Dr. Iqbal, don't you agree that without a new living ijtihad on the part of those Muslims who are able to think for themselves, Muslim society is bound to fall deeper and deeper into cultural sterility without any hope of ever emerging from it? अच्छा, ये जो बात है इसमें वो ये बुनियादी तौर के ऊपर कन्वे करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इकबाल जैसा अजीम मुफक्कर वो इज्तिहाद के ख़िलाफ़ है और उसको डेंजरस डिक्लेयर कर रहा है, और ये शायद उनसे भी बड़े मुफक्कर थे जो ये कह रहे थे, इकबाल को भी टोक के कह रहे हैं कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, इज्तिहाद की ज़रूरत है। अच्छा, हालांकि ग्राउंड चेक अगर किया जाए तो हमें ये नज़र आता है कि दिसंबर 1924 में अल्लामा इकबाल ने इज्तिहाद इन इस्लाम के नाम से एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर लिखा था, आउटस्टैंडिंग रिसर्च पेपर, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ इज्तिहाद की सिमत का तयन किया था बल्कि उन्होंने इसके अंदर ये भी कह दिया था कि मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी के अंदर जो टर्किश इज्तिहाद है अगेंस्ट रिपब्लिकन सिस्टम उसके साथ कन्विंस हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि टर्की ने जो ये डिसाइड किया है कि जो कैलिफेट है वो इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा अगर उसे ग्रुप ऑफ पीपल या एक पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो वो भी एक कैलिफेट का नेमुल बदल होता है। तो ये उनका इज्तिहाद था, पॉलिटिकल इज्तिहाद था जो इन्होंने एंडोर्स किया अल्लामा इकबाल ने विद रिस्पेक्ट टू टर्किश। इसी के ऊपर उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो 6 लेक्चर से बड़े मशहूर जो मैग्नम आपस फ़र्क अल्लामा इकबाल का कहलाया जाता है, उसके अंदर उसने उनको मज़ीद फैला के भी ये बात की। तो एक ऐसा बंदा जो 1924-1930 में ये बात कर रहा है और फिर पाकिस्तान की हद तक 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद है वो उनका बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इज्तिहाद था सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिहाज से कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब नॉर्थ वेस्ट के अंदर इकट्ठे होकर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर शामिल होकर एक मुल्क बना लें। तो एक ऐसा बंदा कैसे जो 1934 में इस चीज़ को इनकार कर दे कि मुसलमानों के लिए इज्तिहाद जो है वो ख़तरनाक है, और एक बाहर का बंदा जो है जो इस्लाम कबूल किए हुए से जुमा 8 दिन तो नहीं थे हुए, 1924 में ये 26 में कर चुका था। तो ये एक बहुत बड़ी एक तजाद है जो इसकी बात में और अल्लामा इकबाल के विजन के अंदर है, नॉट सपोर्टेड बाय द फैक्ट, और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी गलत बयानी है जो इन्होंने की है। इसके बाद आगे पेज नंबर 98 के अंदर वो ये बात करते हैं इन कनेक्शन विद हिज अरेस्ट। वो ये कहते हैं कि जी जब सेकंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट के अंदर जब माहौल बन रहा था तो मुझे अपने वालिदैन का ख़तरा लाहक हुआ कि उनको वियना में ऑस्ट्रिया में गिरफ़्तार कर लेगी जर्मन हुकूमत, तो और कंसंट्रेशन कैंप में शायद मार दे। तो वो इस तरह का मैसेज कन्वे करते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट से बैठ के उन्होंने तमाम अपने रिसोर्सेज लगा दिए और पूरी की पूरी एफर्ट लगा दी कि जो है वो अफ़गानिस्तान ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाए। इसमें वो ये कहते हैं कि मैंने सरदार सिकंदर हियाज खान से भी लेटर्स लिखवाए और फिर पूरी की पूरी मैंने इधर से मूव चलाई। इस पूरे के पूरे पेज के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है या कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि ही हिमसेल्फ पर्सनली वेंट टू जर्मनी, टू वियना, टू इंग्लैंड, उनके वीज़े लगे हुए हैं, एंडोस्ड हैं, एंट्रीज़ हैं, और ये एक और रिसर्च पेपर है उसके अंदर जो इंडिया की जो डायरेक्टरी है वहाँ से रेफरेंसेस भी निकले हुए हैं कि ये खुद ज़ाती तौर के ऊपर गए हुए थे और फिर वहाँ पे जाके क्या करते रहे अल्लाह की ज़ात जानती है। और फिर जब वापस जर्मनी से इधर पहुँचे यहाँ पे
तो इधर आके फिर उनको बरतानवी हुकूमत ने पकड़ लिया और ये बताते रहे कि जी मुझे शायद वो इस में थे कि जी मैं जो है एंटी ब्रिटिश हूँ या जो है ज़ायनिस्ट हूँ, इस चक्कर में उन्होंने मुझे पकड़ा था। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी बात कोई नहीं थी। जो ये वाला एब्सेंस है, इन्होंने अपनी किताब के अंदर बिल्कुल भी इसका इजहार ही नहीं किया कि ये ज़ाती तौर के ऊपर इंडिया से गायब थे और वहाँ पे जर्मनी में, वियना में और इंग्लैंड के अंदर ये अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर मशगूल थे और वापस जब इधर पहुँचे हैं तो यहाँ पे आके इनको अरेस्ट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है जो इनको बताना चाहिए था कि मैं यहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद नहीं था। पिक्चर वो पुटरे करते हैं कि मैं यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा था। फिर एक सबसे बड़ा जो मुझे जिसके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि मैं भी आर्मी के अंदर रहा हूँ और सर्व करता रहा हूँ, कि एक ऐसा बंदा जो सिविल ब्यूरोक्रेट हो, वो बंदा एक कॉर्नर बुक स्टोर के अंदर सेक्टर कमांडर से मिलता है, कश्मीर के जनरल साहब से, जनरल हामिद से, और उनसे वो गपशप के अंदर कश्मीर की बातें शुरू कर देता है। और वो जनरल जो है वो उसे कहता है कि जी आप आएँ, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। फिर अगले हफ्ते इनका टाई अप होता है, ये चले जाते हैं वहाँ पे। वो जनरल साहब इनको सैर करवाना शुरू कर देते हैं गाड़ी के ऊपर। और अगले रात को, वो रात ऐसी क्रिटिकल नाइट है कि पाकिस्तान जो है, कश्मीर, पूरे का पूरा कश्मीर जो आज स्यापा बना पड़ा हुआ है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के सर के ऊपर भी कश्मीर का इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, वो आज़ाद होने जा रहा है और पाकिस्तान अपना अटैक लॉन्च करने के लिए जा रहा है कश्मीर में। और जनरल साहब इनको लेके फिर रहे हैं और चलते चलते वो क्या फरमाते हैं कि आफ्टर वी हैड पास्ड इट द जनरल रिटर्न टू मी एंड आस्क्ड डिड यू सी एनीथिंग interesting in the wood? I answered, why, nothing is particular, only trees. General Hamid smiled. You may as well know it कि आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। In that small wood there is a camouflage more than half of Pakistan's entire territory. तो ये जनरल साहब जो है एक बंदे से जिनसे वो एक हफ़्ता पहले मिले हैं और उनको लेके ये सारी बातें बता रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग बता रहे हैं पूरे कश्मीर को फ़तह करने की। The road to Poonch and beyond Poonch is now fully covered, and when we start our offensive tomorrow, the Indians in Poonch will find themselves entirely cut off from both directions. Since our artillery strength is at the moment far greater than theirs, they will be unable to break through. अच्छा, इस बात के बाद वो ये आगे चल के कहते हैं कि फिर उसी रात को कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बरतानिया से रब्ता किया, यूनाइटेड नेशन से रब्ता किया और यूनाइटेड नेशन को ये गारंटी दी कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे, वो वाला प्लेबिसाइड जिस वादे के ऊपर हम आज जिंदा हैं। और फिर वो इस प्लेबिसाइड के वादे के साथ यूनाइटेड नेशन जो है वो ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी को जगाती है। ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी जो है नवाबज़ादा लियाकत अली खान को रात को जगाता है और ये अटैक जो है वो रोक दिया जाता है। तो ये सारी की सारी फेरी टेल है, ऐसे होता नहीं है। औरिया मकबूल जान इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। मेरा उनसे ये सवाल है कि आप भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई जनरल चलते फिरते इस तरह गाड़ी के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताएगा, आपको बताएगा? मुमकिन नहीं है। तो ये एक झूठ है जो उन्होंने बोला हुआ है, इसका मुमकिन नहीं है। हाल बता इसमें जो सच है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि कश्मीर काज की अगर आप तारीख़ देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि कादियानियों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ऑपरेशन के फेलियर के अंदर लाजमी कोई ना कोई इनकी कंट्रीब्यूशन होगी, इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों कादियानी थे, ये जो है मोहम्मद असद भी और ऊपर से ज़फ़रुल्लाह भी। तो इन दोनों ने मिल मिला के ये कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई की, ये वाला मिशन भी जो है फेल हो जाए। इनको भिनक ज़रूर मिली होगी और इसको इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो आज हमने ये इन 4 झूठों का देखा। फिर इसमें एक और ही जैली है, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि जी मैं सही बुखारी जो लिखने बैठा था तो ये पार्टीशन के बाद उसके कुछ सफ़े जो हैं और या पूरी की पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मुझे रावी में मिला। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है और रावी चलता दरिया है और पीछे से पता नहीं जो है डलहौजी के पास है, कहीं से वो दरिया में वो सारे फेंकी गई और चलते चलते इनको रावी के अंदर ट्रांसक्रिप्ट मिल गया, जो इससे पहचान भी लिया कि ये मेरी लिखाई है और ये वो सही बुखारी है जो मैं लिख रहा था और नहीं कंप्लीट कर सका। तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो सही बुखारी क्या लिखनी थी, तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना था कि जो है ना मैं इससे किसी तरह इस काम से भी जान छुड़ा लूँ। तो इस तरह इन्होंने ये जान छुड़ा ली। तो आज के प्रोग्राम में हमने चंद एक ये वाली ग्लेयरिंग गलत बयानियों के ऊपर बात की है। अगले प्रोग्राम के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि आया ये कश्मीर या पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया क्यों था और इसके मकासद क्या थी, ग्रेटर गेम क्या थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा। मेरे साथ रहिएगा। उस वक्त तक फ़ी अमान अल्लाह।